हेलो नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं भगवान सर। मैं आज आपको लेकर चल रहा हूँ हिंदी का पहला चैप्टर जो गद्य खंड है उसमें का। देखिए सॉरी गद्य खंड नहीं पद खंड, यहाँ पद भाग लिखा होगा यानी कविता इसको कहेंगे। 12th क्लास की पहला चैप्टर जो कविता में है उसका नाम है करवत। क्या नाम है? करवत। तो ये कोई ऐसा नहीं कि वीडियो हम शूट कर रहे हैं, ये आपको क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो है जो कि क्लास में पढ़ा रहे हैं और आप देखते जाइएगा। कवि का नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। क्या नाम है? कवि का नाम मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी निर्गुण भक्ति धारा के पहला जो हम बता रहे हैं, आपका जो नोट्स है उसमें हाईलाइट करते जाएंगे। जो पूछेगा जायसी तो कहिएगा निर्गुण भक्ति धारा। कौन धारा? निर्गुण। देखो बाबू, दो गो होता है, एगो सगुण होता है, एगो निर्गुण होता है। जैसे कबीर दास वगैरह वो सब क्या है? निर्गुण ब्रह्म के है। समझ रहा ना? जब तक हम लोग अपने माँ के गर्भ में रहते हैं निर्गुण ब्रह्म में रहते हैं, मरने के बाद भी निर्गुण ब्रह्म में चले जाते हैं। समझ रहा ना? तो ये जो मलिक मोहम्मद जायसी है, पूछेगा कौन आपको भक्ति धारा है कवि है, तो क्या कहिएगा? निर्गुण भक्ति धारा। प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि है। कौन मार्गी? प्रेम मार्गी शाखा को हाईलाइटेड करना है, इसके प्रमुख कवि है। आगे लिखेंगे जायसी का जन्म 1492 में के आसपास में माना जाता है। मतलब कंफर्म नहीं है, मतलब आसपास माना जाता है। ये 1492 में हुआ था। वे यूपी के जायस नामक स्थान के रहने वाले थे, इसीलिए इनके नाम के आगे क्या लगल है? हो जायसी। जायस नगर के रहने वाले थे, इसीलिए इनके नाम के पीछे सॉरी क्या लगा हुआ है? जायसी लगा हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत? पूछेगा कैसे कवि थे? निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्ग की शाखा के प्रमुख कवि थे। इनका जन्म 1400 कितना में बोलो? 92 के आसपास में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश के जायस नगर में। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे बढ़ेंगे तो उनके पिता का नाम भी याद रखिएगा, शेख ममरेज मलिक राज अशरफ भी बोल सकते हैं। शेख ममरेज भी आपके एग्जाम में पूछता है ना। जायसी क्रूप वह काने थे। काने समझते हो? क्रूप मतलब मेरे जैसा करियट। उनका पूरे बॉडी में जो है जो ये माता जी कहते हैं, समझ ना, चेचक निकल गया था और चेचक से वे क्या थे? क्रूप थे और वे काने थे। काने समझते हो ना? काने मतलब एक आंख से जा गया। काना काना डेमा बुझाया? वही थे। चेचक के कारण उनका चेहरा रूपहीन हो गया था। बाईं आंख और कान से वंचित थे। बाईं आंख, लेफ्ट मतलब हेने का हमारा आंख ना दबाला, एक ओरी के दबाता है। हेने से या हेने से दोनों गायब। बाईं आंख और कान से गायब। एक ही ओरी का था, एक ओरी का गायब था। बात समझ आना? और पूरा रूप की बात करें तो रूप जो भैंसिया के चमड़वा ना देखा लो, भैंस जौन वाली सब करिया करिया हो जाला, ऊपर उखुर उखुर, वही टाइप का उनका, क्योंकि वे उनके बॉडी में क्या निकला था? चेचक निकला था। चेचक समझते हो ना, जो मैया जी लोग कहला चिकन पॉक्स, वही निकला था जिसके कारण रूपहीन हो गए थे। कोई दिक्कत? यहाँ तक नहीं दिक्कत है, गारंटी लेते हैं आगे भी दिक्कत नहीं होगा। उनकी 21 रचना है। कै गो? जिनमें पद्मावत, याद रखो, लगाओ पद्मावत, हर बार आपके एग्जाम में आया था। क्या चीज हो? पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, कान्हावत, ये सब प्रमुख रचना है। याद रखिएगा, पद्मावत, अखरावत, कन्हावत, आखिरी कलाम, एक बाद कहरनामा और एक और का छुटल चित्ररेखा। इनकी रचना है। क्या है? रचना है, कविता है। बुझा गया हो? क्या है बाबू? रचना कविता। मतलब इनकी रचना है, इनकी कविता है। समझ में आ रहा है? तो ये सब इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है? क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव रटने ना इस तरीके का आप दिमाग में बैठाएगो कि इस कवि का ये रचना है, तो ऐसे याद रहेगा। उनके प्रसिद्ध रचना पद्मावत में चित्तौड़ के राजा, देखो ये पूछता है पद्मावत में किसकी वर्णन की गई है? पद्मावत में चित्तौड़ की राजा। किसकी राजा? पद्मावत में जो है चित्तौड़ के राजा है ना, राजकुमार रतन सेन। कौन? रतन सेन। और ही सिंहल द्वीप की राजकुमारी। कहाँ की राजकुमारी? सिंहल द्वीप की राजकुमारी। बोलो क्या नाम है? पद्मावती। राजकुमारी का क्या नाम है? राजकुमारी का नाम क्या है? पद्मावती। क्या नाम है? पद्मावती। राजकुमार का नाम क्या है? रतन सेन। क्या नाम है? राजा रतन सेन। रानी का नाम? राजा रतन सेन कहाँ के राजा थे? चित्तौड़ के। रानी जो है कहाँ की राजकुमारी थी? सिंहल द्वीप की। कहाँ के? सिंहल द्वीप की राजकुमारी। क्या नाम था? पद्मावती। पद्मावती किसकी रानी थी? राजा रतन सेन के। राजा रतन सेन कहाँ के राजा थे? चित्तौड़ के। रानी कहाँ के थे? सिंहल द्वीप की। इससे ज्यादा क्या पूछ सकता है ना? और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान
नाम सुना? सुल्तान मतलब बुझाता है राजा। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की एक कहानी है। समझ रहा ना कि आज दुनिया में लिखेंगे कि कोई नहीं रहा, लेकिन जग में रही कहानी। यानी देखो, आदमी मरता है लेकिन उसका नाम जो है नहीं मरता है, तो इसीलिए कहानी आगे आपको हम पढ़ाएंगे। कोई दिक्कत है? जायसी की मृत्यु 1498 में के करीब में हो गया था, लगभग आसपास में। ठीक है, सॉरी 1598 सॉरी 1548। थोड़ा सा देख रहे थे कि मुरलीधर तुम कहाँ है। ठीक है, मालिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर, बाप रे बाप, ये आइल बा क्वेश्चन काची के कवि, प्रेम के पीर के कवि। समझ रहा ना? प्रेम के पीर के कवि कहेगा, निर्गुण ब्रह्म कहेगा, तो दोनों का है सही है। तो ये जो है प्रेम के पीर के कवि है, कौन है? मालिक मोहम्मद जायसी। कोई दिक्कत है? ये दो करबक है इसमें, कई गो? दो गो। पहला करबक में पद्मावत के प्रारंभिक छंद और दूसरा करबक में पद्मावत के अंतिम छंद को यहाँ पर दिया गया है। पहला करबक में कवि अपने रूपहीनता को बताता है। पहला जो हम लोग कविता पढ़ेंगे वो बताएगा कि हम बहुत रूपहीन हैं, अपनी रूपहीनता को दर्शाता है। एक आंख से अंधेपन के बारे में बताता है कि एक आंख मेरा क्या है? अंधा है, एगो कान मेरा गायब है। तभी भी हमारे पास बहुत लोग मिलने के लिए आते हैं जो रूपहीन नहीं बल्कि सुंदर लोग हैं, लाइन लगा करके मिलने के लिए आते हैं। ऐसे कवि का नाम है। वह रूप से अधिक अपने गुण की ओर अपना ध्यान खींचता है। रूप से अधिक है ना? रूप से अधिक अपना ज्ञान, रूप से अधिक क्या करता है? रूप से अधिक अपना ज्ञान की ओर क्या करता है? ध्यान खींचता है। के बाबू? मालिक मोहम्मद जायसी। यानी इन्होंने बताया है कि रूप की पूजा नहीं, गुण की पूजा होती है। अगर आप रूपहीन है, मेरे जैसा कौवा जैसे काले हैं, फिर भी अगर आपके पास गुण है तो आप लोग जैसा सुंदर सुंदर लड़कियां भी पढ़ने आएगी। हमारा शकल देखकर कोई थोड़ी आया है, नहीं मास्टरवा करिए थे लेकिन पढ़ाता ठीक है, चलो वही पढ़ लेते हैं। इसी तरह मालिक मोहम्मद जायसी जो है ये कहते हैं कि हम रूपहीन है, फिर भी बहुत लोग जो है वो क्या करते हैं, हमारे पास जो है आ रहे हैं और आ करके मिलते हैं, वो भी लाइन लगा कर रहते हैं। बात बुझा गई? आगे सुनिए। दूसरा बाबू जो करबक पढ़ेंगे ना, इसमें काव्य में कथा सृष्टि के बारे में हम बताते हैं। कहते हैं मनुष्य मर जाता है, क्या मरता है? मनुष्य मरता है, पर उसकी कृति सुगंध की तरह पीछे रह जाती है। बाबू बताओ, इसमें लिखा गया हो फूल मरे पर मरे न वासु। फूल जो है बाबू झड़ जाता है, फिर भी उस फूल को बिटोर करके, उसको मिक्स करके, सॉरी पीस करके, उसमें से वो पाउडर वगैरह बनता है। फिर उसमें का फूल का जूस निकाल करके उसे इत्र बनता है ना हो। तब फूल मरता है लेकिन उसका जो बास होता है वो मरता है? नहीं मरता है। तो इस तरीके का कवि कहेगा। आइए तो अब शुरुआत करते हैं कविता का। यूं धुआंधार सेशन देखिएगा। एक नैन कवि मोहम्मद गुने, सोई भी मोहा जई कवि सुने। लिखल है, मतलब है एक नैन कवि मोहम्मद गुने, सोई बिमुहा जई कवि सुनी। मतलब हुआ एक नैन कवि मोहम्मद गुने, एक आंख है, एक नेत्र है। हमारा ये वाला आँखिया दबता नहीं, एक साइड का दबता। मतलब कवि कह रहा है कि एक नैन बउआ, कै गो आँखिया वाला बड़ा? आप लोग को हिंदी नहीं ना आता भाई, हम कहते हैं, वादा करते हैं क्लास में तन मन धन दिल दिमाग से बैठे रहिएगा समझा। एक नैन कवि मोहम्मद गुने, व्यास जी खास करके आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। एगो नैन है, क्या है? एगो नैन। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, एगो जो आंख वाला कवि है मोहम्मद, मतलब मलिक मोहम्मद जायसी, फिर भी वो क्या है? गुनी है। गुनी मतलब अच्छा गुण वाला। बात बुझा गया? एगो नैन है, एगो नैन होने के बावजूद भी वो क्या है? गुनी है, मतलब बहुत गुण वाला है। बात बुझा गया? सोई बिमुहा जई कवि सुनी, जे सुनता ओह बेचारा कितना अच्छा, कितना अच्छा मतलब है, फिर भी मतलब उसके बारे में जो भी सुनता है ना पश्चात करता हो। बात समझ ना? सुनिए आगे लिखल है। इसका एक कविता का अर्थ दिया हुआ था, जो उसकी काव्य को सुनता है वो मोहित हो जाता है। होता है कि नहीं? देखो नेक्स्ट देखिएगा कितना मजेदार चीजें लिखा है। दिख रहा है ना बाबू? देखो यहाँ पर ठीक होगा ना? चांद जैस जग विधि अवतारा,
अदिना कलंक किनह उजियार जग सुझाए कहीं नौना अहुआ सुख असना खतन हमाहा। लिखा ना हो, सुनिएगा। कभी कह रहा है चांद जैस जग विधि अवतारा, कभी कह रहा है कि हम में भी क्या कमियां है। अरे जिसको चांद आप कहते हैं कि चांद उतना सुंदर है, अरे बबी चांद में भी दाग है। चांद में भी क्या है? जब भगवान चांद को उतना सुंदर बनाए, चांद में जब दाग दे दिए तो हम में दाग है तो कौन पाए है? सही बात। कभी कह रहा कि चांद जैस जग विधि अवतारा, चांद जैस यानी चांद के जैसा। किसके जैसा? चांद के जैसा। चांद जैस जग विधि अवतारा दीनह कलंक किनह उजियारा, है ना। जग सुझाए कहीं नौना है, संसार क्या मुझे सूझेगा, ये कहीं नौना है। एगो आंख वाला हुआ सुख असनक नख तनह महा। देखिए यानी इसमें कवि मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि ये महाकाव्य में कहते हैं इस पद्मावत का अंश है। किसका अंश है? पद्मावत का भी बताया। उसमें कहते हैं, कवि कहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतारा। अपना तुलना किसे किया है? चांद जस जग विधि अवतारा। भगवान मुझे अवतार दिया, वो किसके जैसा दिया रे बुआ? चांद के जैसा। अरे भाई चांद जैसा बनाया तो चांद में दाग है तो हम में दाग हो गया तो क्या दिक्कत? कभी का ये कहना है चांद जैस जग विधि अवतारा दीनह कलंक किनह उजियारा। यानी कवि यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह धरती पर उतारा। जैसे चंद्रमा में कमी है यानी उसमें कलंक क्या है, चंद्रमा में दाग है, उसी तरह मेरे में भी दाग है। क्या दिक्कत है? बात समझ ना। आगे ये अपना बारे में कवि कह रहा है, सुनिए आगे कह रहा है। जैसे ही कवि में भी फिर भी कभी चंद्रमा की तरह अपने काव्य की प्रकाश पूरे संसार में क्या कर रहा है? फैला रहा है। पहले चांद में दाग है, उसी तरह कवि में भी दाग है, लेकिन अपना कृति से पूरे संसार को ये क्या कर रहा है? कृतिमान कर रहा है, फैला रहा है। कविता गा रहा है, उसकी लोग कविता सुन रहा है, न कि उसके रूप की लोग चर्चा कर रहा है। कोई दिक्कत है? आगे आगे कवि क्या कर रहा है देखो। ओकरा नीचे जो है अभी पद्मावत की राजा रानी के बारे में बताए ना। ऊपर देखिए करा जग सुझाए कहीं नौनाहा हुआ सुख नख तनह माहा। यानी फिर भी कभी कह रहा अकेला शुक्र क्या होता है? शुक्र ग्रह होता है ना। तो ये भोरे महीने ए उठो सवेरे हो गया 5 बज गया, शुक्र ग्रह है दिया गया। उतना तारा में शुक्र ग्रह सबसे चमकीला तारा है। कभी अपने आप को बताया इस संसार में जितने व्यक्ति हैं उस व्यक्ति में भगवान हमको ऐसे बनाए कि सबसे हम चमकीला है। यानी हमको लोग जो है क्या करता है? मानता है। किस दृष्टिकोण से? कविता के दृष्टिकोण से कि हम कविता इतने अच्छे लिखते हैं कि लोग मुझे मानता है। मैं समझ रहा हूँ जिस तरीके का उतना तारा में हम लोग शुक्र ग्रह को पहचानते हैं ना। 2 ग्रह को मात्र हम देख सकते हैं अपनी नंगी आंखों से, मतलब चश्मा वाला हटा देना नंगी आंख से। जैसे एक हम पृथ्वी को देखते हैं और दूसरा शुक्र ग्रह को देखते हैं। भोर का तारा कहा जाता है ना, भोर का तारा सबसे चमकीला तारा कहा जाता है जो इधर के रुकता है। देखे हो सब? तो वही वाला तो कभी क्या कर रहा है? अपना तारा से भी तुलना किया है ना। यहाँ पर लिखल है ना जग सुझाए कहीं ना हुआ सुख 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 मतलब सुखवा ग्रह। कौन ग्रह? सुखवा ग्रह। यानी कवि कह रहा है शुक्र नक्षत्र के बीच उदित है। उसी प्रकार कवि ने अपनी एक आंख से इस संसार को भली भांति समझ लिया है। कई आंख से? कहीं ना एक आंख से पूरे संसार को कवि क्या किया है? समझ लिया है। भली भांति मतलब अच्छी तरह से कवि क्या किया है? समझ लिया है। आगे देखो पीछे नहीं आगे देखो। जो लगे आंबहे डाभ न होई अतो लगे सुगंध बसाई न सोई। लिखल है वो। रामायण की चौपाई पढ़िएगा तो इसी तरह होता है। कभी पढ़े हो सर? जिंदगी में से नहीं है पढ़ा हुआ सर, पढ़ोगे तो बहुत आनंद आएगा। जो लगे आंबहे डाभ न होई अतो लगे सुगंध बसाई न सोई। मतलब समझिएगा, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। जो लगी अम्बही डाभ न हुई। बाबू जले आम में डाभ ना लगेला तो सुगंध आवेला? नहीं। आम देखिएगा जब मोजर पकड़ लेता है, आम के पास जाइएगा तो सुगंध आता है। एक बाद जो आम का लोग कहेला कि गाछ लग गई, सुनिए सब आम का देखिएगा लोग कहता है कि गाछ लग गया। जब आम
का जब गाछ लग गया होता है, जब एगो दूगो आम जब पकना शुरू करता है, तब वहाँ आम के पेड़ के पास जाइएगा तो खूब बढ़िया मीठा मीठा गमकता है कि नहीं गमकता है। वही कवि कह रहा है जब आम में दाग लगता है तब वो क्या करता है, बसाता है, मतलब सुगंधित होता है। उसी तरीके का यहाँ पर कवि अपना तुलना किया है। कह रहा है मलिक मोहम्मद जैसी जो कह रहे हैं इसमें कि जब तक आम के नोकीली डाब यानी मंजरी नहीं होती तब तक उसमें सुगंध नहीं आती है। आगे सुनिएगा कि न समुद्र पानी जो खारा तब अति भयाऊ अशुद्ध अपारा। उसका क्या जरूरत है, उतना पानी समुद्र में पड़ल है लेकिन समुद्र का पानी क्या है, देखो कि न समुद्र पानी जो खारा, समुद्र का पानी क्या है, खारा है, तब अति भयाऊ अशुद्ध अपारा। अरे कवि जो कहता है इस काव्य में पद्मावत के अंश में कि समुद्र को पानी खारा है इसलिए वह अशुद्ध और क्या है, अपार है कि नहीं है। समुद्र का पानी क्या है, खारा है इसलिए अशुद्ध है और क्या है, अपार है। अपार मतलब इसका पार नहीं लगा। आगे सुनिए क्या है, जो सुमेरी त्रिशूल विनाशा भाकंचन गिरी आगे आकाशा। लिखल है जो सुमेरी त्रिशूल विनाशा भाकंचन गिरी आगे आकाशा। लिखल है यहाँ पर देखिएगा। कवि कह रहा है ना कि जिसमें कवि कहता है जब तक सुमेरु पर्वत को, किसको, पर्वत को जो त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया, त्रिशूल से नष्ट होगा हो नहीं होगा, तब तक वो सोने का नहीं हुआ। किसका नहीं हुआ, सोने का नहीं हुआ। इसी तरह भगवान जो है हमें जो इस धरती पर भेजे, हमें भी दाग दे दिए, एक आँख छीन लिए, बाई आँख बाई कान छीन लिए, लेकिन हमें उस योग बना दिए कि आज पूरे संसार का लोग मुझे जानता है ना। आगे इसमें कवि कहेगा कि मेरे रूप से लोग नहीं बल्कि मेरे जो कविता जो पढ़ेगा वो नतमस्तक मेरे सामने होगा और मुझे जानेगा। यही समझ ना। आगे सुनिएगा, जो लही घड़ी कलंक न पारा कांच होई नहीं कंचन करा। लिखल है जो लगी घड़ी कलंक न पारा कांच होई नहीं कंचन करा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यही दे देगा और एग्जाम में बुझबुझी छोड़ दीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो सुनिए क्या हुआ। जो लगी घड़ी कलंक न पारा, देखो जब तक ना घेड़िया जो सोना बनाता है, सोना का जो, जब तक जो घेड़िया है सोना गलाने वाला, जैसे को बच्चा बैठा है उसको घेड़िया तुम कल से कहना, क्या कहना, घेड़िया है ना। देखो जो घेड़िया जो है जब तक सोने को गलाया नहीं जाता तब तक कच्ची धातु सोना नहीं होती। होगा हो कच्चा धातु सोना बदलेगा जब तक ओकरा के गलाओगे नहीं, तराशोगे नहीं, तले नहीं बदलेगा। इसी तरह कवि कह रहा है कि भगवान हम कैसी तरह बना कह रहा है तब तक कच्ची धातु सोना नहीं होती। एक नयन, सुनिएगा अब एगो अखिया का अपन बात करेंगे और उसको दर्पण से तुलना करेंगे। सुनिए क्या लिखल है, एक नयन जस दर्पण आओ ते ही निर्मल भाव सब रूपवंत गहे सुख जो वही कई चाऊ। लिखल है, एक मतलब समझिएगा, एक बार और सुन लीजिएगा। एक नैन जस दर्पण आओ ते ही निर्मल भाव सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाऊ। लिखल है, मतलब समझिए क्या मतलब है कि एक नैन जस दर्पण आओ, मेरा एगो क्या है, नेत्र है, इधर वाला है ना, दाहिना वाला बाएं वाला उनका गायब है, बाएं वाला आंख और बाएं वाला कान। तो कभी कहा मेरा एक आंख है तो क्या है, जो मेरा एक आंख है वो दर्पण के समान है। किसके समान है, दर्पण। दर्पण जो होता है शीशा जिसमें हम लोग अपने मुंह देखते हैं। कितनी सुंदर है, मैं क्या उस तरह नहीं देगा, इस तरह अच्छा है मतलब सेल्फी उस तरह, अच्छा सेल्फी वाला देखता है। एक नैन जस दर्पण आओ, एक जो मेरा आंख है वो किसके समान है, वो दर्पण के समान है। किसके समान, दर्पण के समान। और ते ही निर्मल भाव, और जैसे ही आप दर्पण के सामने जाइएगा दर्पण बहुत ही निर्मल दिखाता है। निर्मल मतलब स्वच्छ और सुंदर दिखाता है। दर्पण ही एक ऐसा चीज है कि जैसे तुम जाओगे वैसे तुमको दिखाएगा, किसी तरीका का दिस डेट दिस रोज नहीं दिखाएगा। सही बात।
जेंग रहोगे वही दिखाएगा। बैठ जा पीछे जहाँ जगह खाली है। बारह सब रूपवंत गही। सुनिएगा कभी क्या करे बबी, सुनो इधर लुक यार, तेरा टीचर यहाँ ध्यान का है। ये देखो सब रूपवंत गही। जितने रूपवंत लोग हैं, रूपवंत समझते हो ना, जैसे सुंदर सुंदर लोग, जैसे आप लोग सुंदर है, इधर से देवी जी लोग सुंदर है। सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाऊ। यानी जितने रूपवंत लोग हैं वो हमारा मुंह देखने के लिए, हमसे मिलने के लिए वो लोग लाइन लगाकर, कतार लगाकर इंतजार करते हैं कि वो बंदा आएगा तो उससे हम मिलेंगे। यानी अपन इस तरीका का इन्होंने बखान किया है। बात समझ रहा? पहला पंक्ति आपका एनसीईआरटी का ये जो है समाप्त हुआ। दूसरा कविता अब होगा। नेक्स्ट पीडीएफ नंबर कितना है? पीडीएफ नंबर 64, यही ना हो? देखिएगा दूसरा आपका पंक्ति जो शुरुआत होता है, देखो लिखा है ना हो, ये स्वच्छ भाव, उसका जो दर्पण के तरह निर्मल और स्वच्छ भाव रखने वाले, उसकी इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवंत लोग जो है आते हैं और चरण पकड़ कर पाने की इच्छा उसके मुंह की तरफ ताका करते हैं। देखो अपने बारे में कैसे बताया है कि रूपवंत लोग आते हैं, चरण पकड़ के ताकते हैं, कहते हैं कि कुछ हमें भी बताइए। समझ रहा ना? तो रूप जो माने नहीं बल्कि गुण माने रखता है। समझ रहा ना? देखिए देखो तो बाबू दिख रहा है ना, बड़ा बड़ा। अब सुनिए, मोहम्मद कभी अब पद्मावत की राजा रानी के बारे में बात करेगा जो अभी हमने बताया है ना हो। मोहम्मद कभी यह जोड़ी सुनावा, असुआ जो प्रेम पीड़गा पावा। जोड़ी लाई रकत के ले, जोड़ी लाई रकत के ले, गढ़े प्रीति नैन जल भे। लिखल है, सुनिएगा एक बार और सुनिएगा, आप भी गाइएगा घर पे जाकर। अभी नहीं, मोहम्मद कभी यह जोड़ी सुनावा, लिखल है ना, सुन लो जो प्रेम पीड़ेगा पावा। आ जोड़ी लाई रकत के ले, गाड़ी प्रीति नयन जल भे। सुनिएगा कभी क्या कर रहा है, मोहम्मद कभी यह जोड़ी सुनावा। अगर कभी मोहम्मद के बारे में बात किया जाएगा जोड़ी सुनाने का, तो सुनिएगा किसका जोड़ी सुनाएंगे। कभी मोहम्मद यह जोड़ी सुनावा, जोड़ी सुनाने के बाद किया जाएगा, सुना जो प्रेम पीड़ गा पावा। वही व्यक्ति जो सुनेंगे प्रेम का प्रेम पीड़ गा पावा। जोड़ी लाई रकत के लेई, जोड़ी जो हमने लगाया है कविता का रक्त के लेई लगाया है। किसका लेई? रक्त लगाकर, ब्लड लगाकर, खून लगाकर इसको सींचा है। यानी कविता को इतना जबरदस्त तरीका से उन्होंने सवारा है कि कह रहा है गाढ़ी प्रीति नयन मह जल भई। यानी जो सुनेगा वो नैना से उसका जल निकल जाएगा, जिसको आंसू कहते हैं। देखिएगा इसमें कवि कह रहा है ना कि पद्मावत का अंश है। कहाँ का अंश है? पद्मावत का। इसमें कवि अपने काव्य के बारे में बताते हुए कहता है कि मैंने मोहम्मद, इसको मोहम्मद यह काव्य रचकर सुनाया है। यानी कविता की रचना करके हमने सुनाया है, जिसमें भी उसे सुना, उसे प्रेम का पीड़ा का अनुभव हुआ। किसका पीड़ा? प्रेम का पीड़ा है ना कि मोहम्मद कभी यह जोड़ी सुनावा। अगर हम जोड़ी सुनाने की बात करेंगे, सुना जो प्रेम पीड़ गा पावा, यानी जो व्यक्ति सुना प्रेम पीड़ गा पावा, उसके अंदर प्रेम का आभास हुआ। किसका आभास हुआ? प्रेम का आभास हुआ, है ना। प्रेम पीड़ गा पावा आगे लिखल है, देखिएगा। तो वो जो मेरे कविता को सुनेगा, वो सुनाएगा, उसमें क्या होगा? पीड़ा का अनुभव होगा। क्या होगा? पीड़ा होगा। जैसे इस काव्य में रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है। कभी जो है बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, काची की लेई लगाकर हो, रक्त की लेई लगाकर कभी जोड़ा है। गाढ़ी प्रीति को आंसुओं के जल से भिगोया है। जो प्रीति एक दूसरे से जुड़ाव होता है, उसको किसके जल से? आंसुओं के जल से हमने क्या किया है उसको। समझ रहा ना? ऐसे कभी कह रहा। आगे सुनिएगा, आगे सुनिए। और क्या है? 12 सा है कि ना हो, 4 लाइन का। सुनिए
औ मन जाने कबित यस किनह अमक यह रहे जगत मह चिन्ह कहाँ सो रतन सेन यस राजा आ कहाँ सुवायसी बुद्धि उप राजा कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानो आ कह राघव जेई किनह बखानो कह स्वरूप पद्मावती रानी कोई न रहा जग रहे कहानी। निकल है सुनिएगा मतलब हुआ बाबू औ मन जानी कवित असी किन्हा औ मन ओ मन जानी कवित अस किन्हा जो कवि मेरी कविता को पढ़ेगा जो व्यक्ति मेरी कविता को पढ़ेगा वो मैं यह रहो जगत मह चिन्हा मैं मतलब मुझे इस जगत में वो चिन्हेगा पहचानेगा। आज हम लोग कवि मलिक मोहम्मद जायसी को कैसे पहचाने बोलो कविता पढ़े तब ना पहचाने नहीं तो किसको पूछता है कोई नहीं है ना। तो यही कवि कह रहा है औ मन जनी कवित अस्किन्हा मैं यह रहे जगत मह चिन्हा जब तक मेरी कविता इस संसार में विद्यमान रहेगी जब तक मेरी कविता लोग पढ़ेगा तब तक लोग मुझसे क्या करेगा। कहाँ सो रतन सेन राजा ओ रतन सेन राजा थे कहाँ के रतन सेन राजा थे और कहाँ सुआ अति बुद्धि उपराजा उनके राज में रहने वाला सुआ था कौन था सुआ जो उसके पास जो है बहुत ज्यादा बुद्धि था उसके बारे में। और कहाँ अलाउद्दीन सुल्ताना वो जो दिल्ली का जो हमने बताया था दिल्ली का मुगल सल्तनत काल जो कि अलाउद्दीन सुल्ताना भी आज नहीं रहा। कहाँ राघव जय किन्ह बखानू राघव भी नहीं रहा किसका मैं बखान करूं। कह स्वरूप पद्मावती रानी कहाँ रही वो स्वरूप मतलब सुंदरी पद्मावत की रानी वही भी नहीं रहे। अरे कोई न रहा इस संसार में कोई न रहा जग रही कहानी इस संसार में बस क्या रहा कहानी लिखा है ना देखो नीचे हिंदी सब वही दिया होगा मेरे नोट्स में। कवि मलिक मोहम्मद एकाद की रचना में कहते हैं जानकार की मेरे ना रहने के बाद अगर मैं इस संसार में ना रहूं तो मेरी आखिरी निशानी यही हो। क्या निशानी उनकी कविता अब न कोई रतन सेन है और न ही वह रूपवती पद्मावत की रानी है न ही वो बुद्धिमान सुआ है और न राघव चेतन है न ही अलाउद्दीन है। आज संसार में कोई भी नहीं है लेकिन यश के रूप में उनकी क्या रह गई है कहानी रह गई है। इसी तरह इस यश के रूप में मेरी क्या रहेगी कहानी रहेगी। ऐसे क्या बोला है आगे सुनिएगा और इसमें कविता में क्या कह रहा है। धानी सोई जस कीर्ति जासु फूल मरे पौ मरो न बासु लिखा है यहाँ पर धानी सोई जस कीर्ति जासु फूल मरो पर मरो न बासु। यानी कवि कहता है कि पुरुष धन्य है पुरुष क्या है धन्य है जिसकी कृति और प्रतिष्ठा इस संसार में है। आज हम स्वामी विवेकानंद के याद करते हैं गांधी जी के याद करते हैं सुभाष चंद्र बोस के याद करते हैं स्वामी विवेकानंद को याद किए गांधी जी को याद किए ठीक है और गौतम बुद्ध को याद किए भीमराव अम्बेडकर को याद किए है ना समझ रहे ना। आज इन लोगों को क्यों याद करते हैं संसार से तो ये लोग विदा कहीं ले चुके हैं। इनका कृति इनका किया गया काम ऐसा है कि काम की वजह से इन लोगों को क्या करते हैं हम याद करते हैं। वही कवि कह रहा है धानी सोई जस कीर्ति जासु यानी वो संसार में वो पुरुष धन्य है जिसकी कृति और प्रतिष्ठा इस संसार में क्या है। और बाबू कह रहा है उसी तरह जिस प्रकार पुष्प के मतलब फूल के मुरझा जाने पर भी उसका सुगंध रह जाता है उसी तरह इस संसार से कोई व्यक्ति चल जाता है कभी भी अच्छा काम करके जाता है तो उसका कृति इस संसार में क्या होता है रह जाता है। बात बुझा गया आगे सुनिएगा। यही से संबंधित नीचे बातें लिखे हैं जायसी जी कह रहे हैं सुनो। कोई न जगत जस बेचा सुनिएगा कोई न जगत जस बेचा कई न लिना जस मोल जो यह कहानी पढ़े सॉरी वेरी सॉरी
जो यह कहानी पढ़े, देखो तो छूटा है क्या, जो यह कहानी पढ़े हम सांवरू दोई बोल। यहाँ लग रहा है पढ़े छूटा होगा टाइपिंग में, कैसे हमने जो यह पढ़ कहानी, अच्छा हाँ सही, हम सांवरू दोई बोल। देखो एक बार और ही मैं के न जगत जस बेचा, के न लिना जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सांवर दुई बोल। बुझाया? मतलब सुनिए, कोई इस संसार को नहीं बेच सकता है, बेच सकता है कोई न जगत जस बेचा, इस संसार में कोई कुछ बेच नहीं सकता है। कोई नहीं लेना जस मोल, कोई इसका मूल नहीं ले सकता। जो यह पढ़े कहानी, जो इनकी कहानी को पढ़ेगा हम सांवरू दोई बोल, वो हमारे बारे में दो शब्द जरूर बोलेगा। इस तरीका का मेरी कहानी है। एक किनका का नाम है, जयसी जी का। बात बुझाया? इस संसार को कोई बेचा नहीं, कोई नहीं मोल ले सकता है, और जो ये कहानी को पढ़ेगा उनके बारे में जो शब्द बोलेगा, ऐसे कवि का। कोई दिक्कत है वो भाई? देखो यही ना लिखा है। देखो तुम लोग को लगेगा सर कुछ और ही समझा देगा, इस संसार में यश न तो किसी को बेचा है और न ही किसी ने खरीदा है। कोई खरीदा हो यश? कवि कहते हैं कि जो मेरे कलेजे के खून से रचित इस कहानी को, अपने कलेजे के खून से निकाल कर उसको रचना किया है। इतने उनके जबरदस्त कहानी है ना, दिल दिमाग लगा के उन्होंने लिखा है। जो इस कहानी को पढ़ेगा हमको याद करेगा। ये अंतिम आपकी एक कविता थी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ना एक बार और आपको पढ़ाएंगे, कुछ साल बाद नहीं बल्कि कुछ महीना बाद दोबारा पढ़िएगा, तो दिल में से दिमाग में, दिमाग में से दिल में बैठ जाएगा, एग्जाम में जाएगा। बात बुझाया? अब आपको क्वेश्चन आंसर की ओर चलेंगे। किधर की ओर? क्वेश्चन आंसर। और सुनिए, इसका हम आपको एमसीक्यू जो क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो दूसरा पार्ट में हम वीडियो के थ्रू अपलोड कर देंगे। आप एक बार उसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लीजिएगा, समझ रहा ना? उसका आज कल में इसका वीडियो अपलोड हो जाएगा एमसीक्यू वाला, समझ रहा ना? वो अभी नहीं है, ठीक है? देखो इसमें बाबू क्वेश्चन है, क्या हो क्वेश्चन क्या है? हाँ नीचे है, ऊपर और नीचे। यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं तो हाँ भाई कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों किया है? कवि ने अभी तो तुमको आर्ट्स बाई भगवान सर, पहले कोचिंग का चैनल था संस्कार कोचिंग आर्ट्स क्लास से छपरा, वो चैनल को नाम बदल कर आर्ट्स बाई भगवान सर कर दिए हैं, ठीक है? कवि ने अपनी आंख की तुलना दर्पण से किया है। किसे किया है? दर्पण से। तो सुनिए ना, यहाँ पर जो बातें हैं वो ये है ना, देखो कवि ने अपनी आंख की तुलना दर्पण से इसलिए किया है क्योंकि दर्पण स्वच्छ और निर्मल होता है ना, साफ सुंदर होता है। मनुष्य वैसा ही प्रतिछाया दिखाता है, जैसा आप रहिएगा वैसा दिखाएगा। इसीलिए कवि जो है वास्तव में स्वयं को दर्पण के समान स्वच्छ और निर्मल भावों से ओतप्रोत मानता है कि हम भी उसी तरीके का है। उसके हृदय में जरा भी कृत्रिमता नहीं है, किसी तरीके का दोष नहीं है। इन निर्मल भावों के कारण ही बड़े बड़े रूपवान लोग उसके चरण पकड़ने के लालसा के साथ उसके मुख की ओर निहारते हैं कि आएंगे तो थोड़ा सा हमें भी आशीर्वाद देंगे। बात बुझा गया? नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, पहले करबक में कलम, कांच और कंचन का क्या तात्पर्य है? पूछेगा, मस्ट बी क्वेश्चन। अपनी कविता में कवि जैसे कलम, कांच और कंचन आदि शब्दों का प्रयोग किया है। इनमें कविता में अपनी अलग अलग विशेषता को बताता है और कवि जो है इस माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। क्या करता है? विचार को बताता है। कहता है कि जिस प्रकार काले धब्बे के कारण चंद्रमा कलंकित हो गया ना हो, फिर ठीक भी उसकी प्रभा मतलब उसकी रोशनी से जगत को आलोकित करता है, मतलब जगत को चमकाता है ना। उसकी प्रभा के आगे चंद्रमा का काला धाबा ओझल हो जाता है कि नहीं? हम लोग चांद को देखते हैं ना कि काला धाबा को देखते हैं। क्या जी?
आदमी में अच्छाई बुराई दोनों होता है। अगर आप अच्छा काम कीजिएगा तो आपकी अच्छाई जो होगी वो लोग गुणगान करेगा, बुराई को लोग भूल जाएगा। मान लो भगवान सर करप्ट है, लेकिन भगवान सर अच्छा पढ़ाते हैं तो मेरे बारे में कोई नहीं सोचेगा मास्टर है क्या सोचेगा, नहीं भाई पढ़ाता ठीक है। तो जो अगर अच्छाई होगा वो आपको आगे जो है, हमारे बारे में सोच कर हंस रही है सर, गांधी जी के बारे में बता रहे, गांधी जी का निमन थे वो। गांधी जी में सुनिएगा पहले का बैकग्राउंड तो बड़ी खतरनाक है, लेकिन गांधी जी को कोई उस दृष्टिकोण से देखता है नहीं। जब गांधी जी के बात आपके सामने हम करेंगे तो आपके दिमाग में गांधी जी का चेहरा आता होगा कि इसी तरीके का चश्मा पहने हुए थे, एक बाद लाठी लिए हुए और अर्धनग्न फकीर अंग्रेजवा सब उनको कहले था, एक धोती पहने हुए उनका चेहरा याद आएगा, न कि उनको कोई कहेगा कि डिस डेट करते हुए चेहरा याद आएगा। बात समझ रहा? तो मनुष्य जो है संसार में जो है आपको अच्छा काम जब करता है तो उसकी अच्छाई जो हो जाती है बुराई भाग जाती है, समझ रहा ना? ये सब चीज है। देखिए तो यही अपना गुणगान करते हैं और ये बताते हैं कि एकाध दोष लोगों की नजरों में ओझल हो जाता है कि नहीं। कंचन शब्द के प्रयोग करने के पीछे कवि का धारणा है, जिस प्रकार शिव जो है त्रिशूल द्वारा नष्ट किए जाने पर सुमेरु पर्वत सोने का हो गया। क्या हो गया? भगवान शंकर जब मारे थे पर्वत को, सुमेरु पर्वत को, जो नहीं था वहां त्रिशूल विनाशा, जब त्रिशूल से उन्होंने विनाश किया तो पर्वत काची का हो गया, सोना का हो गया। बताओ नहीं मारते तो क्या होता वो पर्वत? नहीं होता है ना। ठीक उसी प्रकार सजन की संगति में रहिएगा। है बबी सुनो ना, जब अच्छे व्यक्ति के जब संगति में रहिएगा, अच्छे व्यक्ति के जब संगति में रहिएगा तो दुर्जन भी श्रेष्ठ मानव बन जाता है, यानी गलत प्रवृत्ति वाला भी अच्छा जो प्रवृत्ति का होता है वो बन जाता है। आगे संपर्क और संसर्ग में ही वह गुण निहित है, लेकिन पात्रता भी अनिवार्य है। मतलब उसके साथ संगत में रहिए आप भी। लोग कहता नहीं हो, देखो अगर मान लो इस लड़की के बारे में हमें जानना है तो पहले इसके 5 गो फ्रेंड के बारे में जानेंगे। 5 फ्रेंड करप्ट है तो ये भी करप्ट होगी, 5 फ्रेंड अगर अच्छी है तो ये भी अच्छी होगी, क्योंकि समझ से गुण होते हैं, समझ से गुण जात। आगे थोड़ा सा और भी कहानी है, आगे आप लोग घर पर सुनिए, है ना? तो ये सभी चीजें और भी है इसमें हो। पहले कारक में ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट होगा अब 6 नंबर बाबू इम्पोर्टेंट है। भाव स्पष्ट करने वाला आएगा ये 5वां 6ठा जो कि इम्पोर्टेंट होगा। कौन कौन? 5वां 6ठा देखो 5वां नंबर, जौ लगी आम ही डाभ न होई, लौ लगी सुगंध बसाई न सोई। जब तक आम में मंजर नहीं लगता है तब तक उसमें से सुगंध नहीं आता है। यानी कभी जो करबक में लिया गया है, जो ये जो मैं जब लिखा है मैं लिखिएगा, कहिएगा जिस प्रकार आम की नुकीले डाभे कोयली नहीं निकलती तब तक उसमें सुगंध नहीं आती है। यानी आम के सुगंध आने के लिए डाभ युक्त मंजरी का जरूरी है ना? उसी प्रकार डाभ के कारण आम में जो खुशबू आती है, ठीक उसी प्रकार के बल पर व्यक्ति समाज में आदर पाने का हकदार तब बनता है जब वो व्यक्ति गुणवान होता है, जब उसके अंदर जो गुण निखरती है। बात समझ में आ गया? यही है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें एक और रक्त की लेई है ना। यहाँ पर रक्त की लेई का क्या अर्थ है बाबू? कवि अपना जो कविता है वो रक्त की लेई हृदय से खून निकाल कर लिखा है। यानी कहने का मतलब अपने वो कविता को बहुत ही दिलों और दिमागों से क्या कर दिया है, सजा करके लिखा है। ऐसे कवि का जो है कहनाम है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और एगो 9 नंबर पे, धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। वो धन है वो व्यक्ति संसार के जो अपने कृति को यहाँ छोड़ के गए हैं, कीर्तिमान है। यानी वो जो कृति है वो नहीं मरता है, व्यक्ति मरता है लेकिन उसका कृति नहीं मरता है। जैसे फूल मरता है लेकिन उसका वास नहीं मरता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ बात बताएंगे। कोई दिक्कत है? इसको कर लीजिएगा। बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा यही जो पूछा गया वही दिया होगा, सब वही होगा। बात समझ रहे? तो अभ्यास कबीर दास या जायसी का काव्यात्मक परिचय देना है दोनों का। यानी कबीर दास के बारे में दीजिए या जायसी के बारे में दीजिए, दोनों के बारे में बताइए, है ना? ये मतलब हुआ।
कबीर दास जो हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, वही तरीका का ये भी है ना। पर्यटन से जो ज्ञान उन्हें मिला, उन्होंने अपनी कविता में अभिव्यक्त किया कि कबीर दास वो ईश्वर को निर्गुण ब्रह्म में मानते थे और वे ज्ञान और प्रेम की आंख से ही देखा सकते थे। और उसकी पंक्ति है, हरि मेरा पीव भाई हरि मेरा पीव, हरि बिन हरि ना सकौ मोरा जीव। समझ रहा ना? ये क्वेश्चन में आया, दोनों आदमी एक के जैसा ना। ये भी जो है निर्गुण ब्रह्म है, ये भी क्या है निर्गुण ब्रह्म। इसीलिए मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर के कवि है। मार्मिक अर्थांग से भरा हुआ इनका प्रेम अत्यंत व्यापक है ना। और इस पद्मावत के आख्यान में सजीव कहानी का जो है उन्होंने बताया है। और इनकी जो है मेरा ना रूपरेखा जो है सब समझिए गए वही है। ये सब है कहानी जो कि काफी है। फिर आगे हम लोग जब टारगेट चलेगा तब फिर आगे इसमें के बात करेंगे। तब तक आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप अभी तक चैनल पर बने हैं उसके लिए बहुत बहुत मेरे तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। जय माता दी।